अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि गाड़ियों की नई नई कंपनियां अब आ चुकी हैं, जिसके अंदर रिसेंटली किया कंपनी आई, उसके बाद Hyundai जो कंपनी है वो भी पाकिस्तान में आई। अब MG कंपनी भी आ चुकी है और भी बहुत सी कंपनीज हैं, शायद मैं सबके नाम भी अब याद नहीं रख सकूं, लेकिन सब इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक नई जान आई है। लोग धड़ाधड़ गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं और कुछ बैंक फाइनेंसिंग भी इसकी रीजन है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्वालिटी के भी सवाल हैं। बहुत से कंज्यूमर जो हैं वो, बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं, हमें बहुत से लोग ये फीडबैक भेजते हैं कि गाड़ियों की क्या क्वालिटी वही क्वालिटी है जो इंटरनेशनल लेवल की है, एक बात। और दूसरी बात, ये सब कुछ जो हो रहा है आखिर इसका क्रेडिट किसको जाता है? मौजूदा हुकूमत को जाता है या पिछली हुकूमत को जाता है? इस पूरे सेक्टर के हवाले से बहुत से सवालात हमारे पास हैं। इसीलिए आज हमने दावत दी है पाक व्हील्स के जो ओनर हैं, फाउंडर हैं, सुनील मंच साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ये तमाम सवालात हम करेंगे। आइए मेरे साथ। सुनील मंच साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो जरा अंदर की कहानी बताएं, ये मामला है क्या? MG एक कंपनी आती है पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद हमें तो सुनने में आता है कि बड़ा बिजनेस होने वाला है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो बड़ी तरक्की करने लगा है। लेकिन उसके बाद खबरें आती हैं कि जनाब अंडर इन्वॉइसिंग हुई है और FBR का पता नहीं कोई केस बन जाता है उसके ऊपर। खबर है क्या असल में? सर बहुत शुक्रिया मंसूर, सबसे पहले तो बुलाने के लिए। केस ये है कि अभी तक जो केस सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहा है, जो मैं देख रहा था, उसमें बेसिकली एलिजिडली उन्होंने कहा ये है कि उन्होंने अंडर इनवॉइसिंग की है गाड़ी इंपोर्ट करते हुए। इंपोर्ट का प्रोसीजर होता ये है कि अगर आप और मैं, कोई नॉर्मल बंदा गाड़ी इंपोर्ट करता है तो उसकी एक डिक्लेयर वैल्यू होती है। कस्टम उसको ऊपर एक्सेस असेस वैल्यू लगाता है, उसको असेस करता है उस वैल्यू के ऊपर कि वो वैल्यू ठीक है कि नहीं। एंड आइदर कैन दे कैन एग्री और डिसएग्री विद यू, और जो फाइनल वैल्यू असेस होगी उस पर ड्यूटी लगती है। ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। कंपनीज ठीक। के लिए ये होता है कि एक ट्रस्ट जो है बिल्ट होता है कंपनीज का, क्योंकि वो ऑफिशियल एजेंट है। जैसे शाहनवाज अगर आ जाता है मर्सिडीज के लिए, ऑडी का, पोर्शे का, या कोई भी डीलर है, तो उनकी जो डिक्लेयर वैल्यू है यूजुअली दैट इज टेकन एज असेस्ड वैल्यू। एंड वो एक ट्रस्ट है गवर्नमेंट का, इदारे का, एक कंपनी के साथ कह रहे ऑफिशियल एजेंट है तो ये झूठ नहीं बोलेगा। तो इसी हम्म। तरह एमजी के केस में भी उन्होंने असेस वैल्यू इज इक्वल टू डिक्लेयर वैल्यू करके 11,362 डॉलर उसकी वैल्यू डिक्लेयर की हुई है। सो अच्छा। जो इशू लोगों ने उठाया है या जो पॉइंट उठाया है, उन्होंने कहा कि जी दुनिया में डिफरेंट जगह पे ये गाड़ी जो है वो 13-11 हज़ार डॉलर की नहीं है, कोई कहीं ये 20 हज़ार की है, कहीं ये 30 हज़ार की है। तो जो केस बनाया जा रहा है वो ये है कि इन्होंने अंडर डिक्लेयर की है वैल्यू। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि जाहिर बात है बहुत से लोग इस वक्त ये वीलॉग देख रहे हैं, तो वो सबसे पहला सवाल जो आपसे करना चाहेंगे वो ये है, बिकॉज आप ऑटोमोबाइल्स के बारे में, गाड़ियों के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तीन मुख्तलिफ सेक्टर्स अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। जापानीज गाड़ियां मौजूद हैं, कोरियन गाड़ियां मौजूद हैं, या मैं कंपनीज कहूं, बल्कि जापानीज कंपनीज मौजूद हैं, कोरियन कंपनीज मौजूद हैं, और अब ये चाइनीज कंपनीज भी पाकिस्तान में आ रही हैं। इनको किस तरह ग्रेड करते हैं आप? अगर लोगों ने गाड़ी खरीदनी हो तो किस तरह इनको आप असेस करेंगे? सर मेरे ख्याल से ग्लोबली भी अगर हम देखा जाए ना, तो दुनिया में सबसे पहले अमेरिकन गाड़ी बनाते थे। और जब जापानियों ने गाड़ी बनाना शुरू की तो उन्होंने कहा ये जापानी तो फेमची कौम है, इनको क्या पता गाड़ी कैसे बनाते हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता जापान ने विद ईयर ऑफ 10-15 10-15 साल के अंदर उन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। फिर जापानीज गाड़ियां जब चल पड़ी दुनिया में तो कोरियंस आए। कोरियंस के बारे में लोगों ने शुरू में कहा कि यार नहीं ये नहीं बना सकते, बट आहिस्ता 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 उन्होंने भी मार्केट में अपना जो है कदम जमा लिए। अब बारी आ हम्म। गई चाइनीज की। सो अगर हम कैटेगराइज करें तो जापानीज नंबर 1 आ जाएगा, सेकंड पे कोरियन आ जाएगा, एंड देन चाइनीज। और विद टाइम ये अपना जो है ना डिपेंड ये करेगा कि इनका सर्विस नेटवर्क कैसा है, ये कैसी आपको आफ्टर मार्केट सर्विस देते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म इनकी वायबिलिटी के बारे में बताएगा। बट इफ यू आस्क मी characterization right now, तो number 1 would be for sure Japanese, then Koreans, then Chinese. लेकिन ये आपकी इस कैटेगराइजेशन की वजह क्या है? आप क्यों इनको इस तरह जापानीज, कोरियन और चाइनीज को इस तरह तीन फेजेस में क्यों लेकर आ रहे हैं? वो मैं इसलिए दे रहा हूँ सर क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जनरली भी गाड़ी जो है ना वो आपका सेकंड मोस्ट प्राइस एसेट होता है। घर के बाद आपका सबसे महंगा एसेट होता है। एंड लोग खाली उसको लेके चलाने के लिए नहीं यूज करते, बल्कि वो उसको एज कहते हैं ना अपनी वेल्थ को स्टोर करने का जरिया है। पाकिस्तान के अंदर खाली, दुनिया में गाड़ी आप लेते हैं वो डेप्रिसिएशन एसेट है, खत्म हो जाता है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जी ये मेरे लिए कैश डिपॉजिट है, मैं कल को बेचूं तो मेरे पैसे भी निकले। हम्म। सो उस लिहाज से अगर मैं रीसेल को भी जेन में रखूं तो जैपनीज गाड़ी सबसे इजी होगी। जैपनीज ब्रांड गाड़ी तो नहीं, मतलब मेड इन पाकिस्तान ही होगा, जैसे समझ गया, टोयोटा, होंडा, समझ गया। सुजुकी है। सो जैपनीज ब्रांड विल बी इजीएस्ट टू रीसेल राइट नाउ। कोरियंस ने आके मार्केट में अपना नाम बनाया। अगर हम लेट्स से 2005-6 की बात करें, जब सेंट्रो आई थी या उस जमाने में किया पहले भी आई थी,
बट दे एग्जिटेड द मार्केट, तो उस लिहाज से वो रीसेल बनाने में कामयाब नहीं रहे। अब जब वो सेकंड बार आए हैं पाकिस्तान में, इट्स अबाउट मेरा ख्याल है 2 साल होने वाले हैं किया को आए हुए भी, और आहिस्ता-आहिस्ता उनकी रीसेल बन रही है। बट एट एनी गिवन डे टोयोटा और होंडा वुड सेल मच ईजियर देन द कोरियन कार्स। सिमिलरली चाइनीज गाड़ियां वैल्यू टू मनी है, सस्ती हैं, कंज्यूमर को सस्ते पैसों में अच्छी चीज मिल रही है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो उनकी रीसेल क्या होगी, उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ये कभी क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नंबर 1 पे जैपनीज है, 2 पे कोरियन है, थर्ड पे जो है चाइनीज है, और ये हो सकता है विद इन मंथ्स एंड ईयर ये जो है ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाए। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि जो चाइनीज हैं उस पे अभी बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, जाहिर बात है नई एंट्रेंट्स हैं, लेकिन मतलब वर्ल्ड ओवर तो ये इनके ब्रांड, अगर एमजी की हम बात कर लें तो वर्ल्ड ओवर तो इनको जाना नहीं जाता, क्या क्या ये वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स नहीं है? सर पहली बात तो ये कि एमजी जो है वो, एक तो वही बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हमें एज अ ब्रिटिश ब्रांड बताया जा रहा है तो चाइनीज ही ओनर उसकी चाइनीज है, साइक उसको ओन करती है। और दुनिया में एमजी जो है, अगर कंपनी की हम बात करें तो वो अभी दोबारा अगर आप उसको कहें तो रीलॉन्च हुई है एक लिहाज से। सो हम्म। अगेन इट हैज टू पास द टेस्ट ऑफ टाइम आई गेस। अच्छा, दूसरी बात, अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात की, चूंकि आपके यहाँ पे मौजूदगी का हम फायदा उठाना चाहें, ये मेरे कप्तान की हुकूमत के अंदर जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर तो इस तरह लगता है कि नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, गाड़ियां बड़ी बिकना शुरू हो गई हैं। अच्छी खबरें हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से, वाकई आपको लग रहा है कि रियलिस्टिक है सब कुछ? सर ये मैं इस पे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि ये वैसे ही है जैसे बहुत सी तख्तियां पहले गवर्नमेंट की थी और सिर्फ खाली फीते काटे गए हैं। सो ये जितनी कंपनियां आ रही हैं ये सारी 2016 की जो पाकिस्तान की पहली ऑटो पॉलिसी थी ना उसके तहत आ रही हैं। सो इस गवर्नमेंट के अंदर मैं कई ऐसे प्लांट्स का जानता हूँ जिनकी री इनॉग्रेशन हुई है और फीते काटे गए हैं, बट ये काम पहले से शुरू हुआ था। 2016 की ऑटो पॉलिसी के तहत 14 मैन्युफैक्चरर्स ने ग्रीनफील्ड स्टेटस लिया था। ठीक है। अच्छा। उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं भी जानता हूँ कि जी तस्वीर आई कि जी विजयराम हाउस में एक ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, तो मैंने सोचा यार ये प्लांट तो पहले भी लगा हुआ था। तो वो ऐसे ही है। तो इट्स जस्ट हैपेंड के वो इस टाइम पे मौजूद थे, नॉट टू डिसक्रेडिट एनीबॉडी, बट यस दे आर कमिंग विद अ न्यू पॉलिसी जो 2021 की है, जो देखते हैं उसमें वो क्या करते हैं। लेकिन इस ऑटो पॉलिसी या इन गाड़ियों का कप्तान साहब की गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हैरानकुन बात है। अच्छा, ये बताइए कि गाड़ियों की इंपोर्ट के हवाले से भी मुझसे भी एक्चुअली चंद इंपोर्टर्स ने राब्ता किया। आपको पता नहीं याद होगा, आपकी मेरी डिस्कशन भी हुई थी थोड़ी सी इस मामले के ऊपर, कि ये जो इंपोर्टर्स हैं जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं वो बड़े परेशान घूम रहे हैं। तो ये जो अब लोकली मिसाल के तौर पे जिस तरह हमने एमजी की बात की, ये युंडे है यहाँ पर और किया है, इनके आने से वो जो गाड़ियों की इंपोर्ट का सिलसिला था वो भी पूरी तरह डिस्करेज हो गया है, या आपके ख्याल में वो सेक्टर जो है वो उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही है? सर देखिए, मैं तो हमेशा मेड इन पाकिस्तान की फेवर में होता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जो इम्पोर्ट चीज हो रही है उसको बेसिकली आप लोकलाइज करें तो बेहतर है। बट हम्म। यहाँ पे मैं उनसे एग्री करूंगा कि जो इम्पोर्टर है उनका रोना थोड़ा बहुत सही है। देखिए, हम इम्पोर्ट पे बैन क्यों लगाते हैं कि जी कैपिटल फ्लाइट हो रही है, और हम कह रहे हैं जी पाकिस्तान में गाड़ी बनाओ, और ग्रीन फील्ड स्टेटस दे रहे हैं कंपनियों को कि आप राहत लें और यहाँ कंपनियां लगाएं और फैक्ट्री लगाएं, जैसे हुंडई ने बनाई, किया ने बनाई और काम शुरू किया। उस ग्रीन फील्ड के अंदर आपको हर जो यूनिट आपने पाकिस्तान में बनाना है उसके 100 जो है गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत है, और 50% ड्यूटी रिलैक्सेशन है उसमें। अच्छा। ठीक है। अब एमजी वाले केस में आपने अखबार में पढ़ा होगा, उन्होंने मीडिया पे कहा जी हमने 17,000 गाड़ियां भेज दी, फिर पता लगा कि जी 4,000 गाड़ियां बुक हुई और क्लियर टोटल 400 हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी केस में उस ग्रीन फील्ड का फायदा नहीं ले रहे, बिकॉज ग्रीन फील्ड में आप सिर्फ 100 गाड़ियां मंगा सकते हैं। सो हम्म। आपने 4,000 गाड़ी इंपोर्ट करनी है। अब ये 4,000 गाड़ी इंपोर्ट हो रही है तो इसमें भी तो कैपिटल फ्लाइट है, इसमें भी कोई मेड इन पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सारी इंपोर्टेड गाड़ी है। सो इस जगह अच्छा। पे इंपोर्टेड जो गाड़ियां वाले थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि वो कहते हैं ना हमारा कुत्ता टॉमी तुम्हारा कुत्ता बहू। तो इसमें जो है कि भाई उनका टॉमी जो है वो उसको आने दिया जा रहा है, और जो बेचारा यूज गाड़ी इंपोर्टर वाला है उसको आप कहते हैं जी कैपिटल फ्लाइट हो रही है। सो इधर थोड़ा मुझे तजाद नजर आता है। और अगेन अगर 4,000 गाड़ी उन्होंने इंपोर्ट की है तो उसमें तो कैपिटल फ्लाइट ही है ना, उसमें तो कोई लोकली प्रोड्यूस नहीं है। ठीक। बेनिफिट तब आएगा जब वो पाकिस्तान में बनाना शुरू करेंगे, जो कि सुना है कि अभी उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू कर दी है। एंड हियर आई एम नॉट ऑन एनी एजेंडा टू डिसक्रेडिट एनीबॉडी, बट जो सही बात है वो सही बात है। तो वो 400 गाड़ी जो इंपोर्ट हो रही है उसमें तो कैपिटल फ्लाइट हो रही है। अच्छा, सुनील साहब ये बताइए कि चूंकि हम इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, कार फाइनेंसिंग का जो एक सेक्टर है वहां पे बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम किए, हमारे सुनने में आया है कि इसकी वजह से भी जो है वो अब ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिला है, लोग फाइनेंसिंग करवा रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो इसका तो क्रेडिट कम से कम इमरान खान साहब को दे दें। सर बिल्कुल, उसमें दो किस्म की चीजें मैं देखें, जहां क्रेडिट ड्यू है वहां पर जरूर दूंगा।
तो जो इंटरेस्ट रेट का क्रेडिट है वो तो जब से पोस्ट आपके पास कोविड के बाद से आपने इंटरेस्ट रेट कम किए तो उससे ऑब्वियसली मार्केट पिकअप करने शुरू की और उस लिहाज से ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए बेहतरी आई। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो अगर हम मार्केट के सेल्स के फिगर को देखें तो वो दे आर नॉट ट्रू डिपिक्शन ऑफ योर इकोनॉमी और मार्केट। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यही गाड़ियां कोविड से पहले जिस प्राइस पे बिक रही थी और कोविड के बाद मेरी आपकी इनकम बढ़ी तो नहीं, हमारी इकोनॉमी में कोई सोना तो निकल नहीं आया, किसी की हम्म। इनकम नहीं बढ़ी। वही गाड़ी जो कोविड से पहले 60 लाख की नहीं बिकती थी, कोविड के बाद 74 लाख की होकर 10 लाख ऑन पे बिक रही है। सो एक हम्म। माफिया है जो कि अपना ब्लैक मनी पार करता है गाड़ियों में, ठीक है, अच्छा। और उसको ऑन की सूरत में बेचता है। जो गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च होती है, आप सोशल मीडिया पे फिगर देखते होंगे कि आप कोई भी गाड़ी देख लें, चाइनीज हो, जैपनीज हो, कोरियन हो, जिस दिन लॉन्च होती है उसी दिन उसकी 6 महीने की प्रोडक्शन बुक हो जाती है। हम्म। सही है। सो ये एक्चुअल यूजर नहीं है, ये एक्चुअल डिपिक्शन भी नहीं है इकोनॉमी की। ये वो एक मखसूस तबका है जो गाड़ी को मार्केट से उठा लेता है और फिर उसको ऑन पे बेचना चाहता है। तो मैं तो हर किसी को कहता हूँ कि 6 महीने रुकें, गाड़ी कोई वेंटिलेटर तो लगा नहीं गाड़ी में, ना लें गाड़ी, क्या हो जाएगा, वेट कर लें 6 महीने। तो ये जो माफिया है जिन्होंने गाड़ियां ली हुई हैं, उनकी होल्डिंग पावर की भी एक लिमिट है। जब वो गाड़ियां शोरूम पे खड़ी होंगी, नहीं बिकेंगी, तो फिर क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस नीचे आएगी और फिर वो अपनी ट्रू प्राइस में बिकेगी। वरना अगर हम ये बात मान लें तो फिर लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ी महंगी है, वो तो गलत कहते हैं। कंपनियों से आप पूछें, वो कहते हैं जी हम तो गाड़ी जिस पे बेचते हैं उससे 10-10 लाख ऑन पे बिक रही है, तो आप हमें किस चीज पे कहते हैं महंगी गाड़ी दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए कि अब जाहिर बात है, हर जिस तरह आप लोगों को कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लें, तो यहाँ पर गाड़ी की प्राइसेस के हवाले से भी तो बहुत बड़ा मसला होता है। मतलब जिस तरह अब हमने पिछले 2.5 साल हो गए इमरान खान साहब की हुकूमत को, इस 2.5 साल पहले होंडा सिविक की या करोला की जो प्राइसेस थी या सुजुकी की जो प्राइसेस थी, यहाँ 2.5 साल के बाद अगर आप उसको कंपेयर करें तो लगता है एक गाड़ी के साथ एक और गाड़ी की कीमत बीच में शामिल हो गई, इतना बड़ा जंप आया है। अब आगे आने वाले 2.5 साल में आप कोई प्रोडिक्शन दे सकते हैं? मैं शेख रशीद वाला सवाल कर रहा हूँ, प्रोडिक्शन आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन कैन यू प्रिडिक्ट समथिंग? सर देखिए, प्रिडिक्शन प्राइस के मामले में तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें, सो इन ऑल माई लाइफ आई हैव नेवर सीन कि गाड़ी की प्राइस कभी नीचे आई हो। सो इन पाकिस्तान इफ यू आर बाइंग अ न्यू कार यू कैन नेवर गो रॉन्ग। आप जिस दिन गाड़ी लेंगे अगले दिन उससे महंगी होगी। सो आज अगर आप बैठ के सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी लूं और हफ्ते बाद लूं, हफ्ते बाद उससे महंगी होगी, महीने बाद उससे महंगी होगी, तो नीचे कभी नहीं आने लगी। अच्छा। क्योंकि उसमें मुझे नजर ये आता है कि देखें, अगेन ये बात है कि हम ब्लेम कर देते हैं, कोई आपने बात की सिविक की, करोला की, कि जी वो 27 से 40 लाख की हो गई, ठीक है। एंड गम आम आवाम तो कहती है जी हमें 10 लाख के लिए गाड़ी चाहिए। अभी आजकल बातें आ रही थी कि जी नई ऑटो पॉलिसी में गवर्नमेंट वार्न करना चाहती है लोकल मैन्युफैक्चरर को, इसलिए वो इम्पोर्टेड गाड़ी खोल देगी कि प्राइस नीचे हम्म। करो। तो अगर मैं और आप एक चीज में पार्टनर हो और प्राइस नीचे हो तो उसमें आपको नुकसान होगा। हाँ, सही। तो ऑटो सेक्टर के अंदर आपको ये जान के खुशी होगी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइस का 38 to 40% टैक्स है। अच्छा, गवर्नमेंट सो लेके जा रही है। 40 लाख रुपए की सिविक में से 12 लाख रुपए सिविक ले जाती है, गवर्नमेंट ले जाती है। सो अगर आपको इतना शौक है आवाम के लिए सस्ती गाड़ी करने का, आप टैक्स कम कर लें। सर अब वो गवर्नमेंट ने भी तो पैसे इकट्ठे करने हैं ना, बेचारों के पास पैसे नहीं है। अब आपको पता है, खजाने खाली पड़े हुए हैं। सर खजाने खाली, तो मैं कह रहा हूँ आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। आप एट द सेम टाइम मुझे मारी भी जाए और मुझे कहें कि मैं गरीबों को खाना भी खिलाऊं, ये तो नहीं हो सकता हाँ। ना। सो अगर आपने ऑटो सेक्टर से ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो प्राइस कम करे, तो दो चीजें होंगी। आप उनको जो एफईडी लगा लेते हैं हर अगले रोज, कभी कुछ लगा देते हैं, आप टैक्स में छूट दें, बट उनको इस बात का पाबंद बनाएं कि वो टैक्स कस्टमर को पास करें। वरना हम्म। अगर आप देखें पिछले अगर आप एक साल उठा लें, हर ऑटो मैन्युफैक्चरर ने 4-4 5-5 दफा प्राइस बढ़ाई है। देर इज जी। नो कैप ऑन प्राइस, ठीक है। हम्म। आप प्राइस पे कैप नहीं लगाएंगे, आज आप बेनिफिट देंगे, वो एक महीना उस बेनिफिट को कस्टमर को पास करेंगे, उसके बाद आहिस्ता 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 करते प्राइस को ऊपर कर देंगे। सो देर इज हम्म। नो प्राइस कंट्रोल एज फार एज ऑटो सेक्टर इज कंसर्न। रेडी वाले को आप उल्टा लेते हैं, करियाना स्टोर पे आप जाके दालों पे छापा मार लेते हैं, गरीब की रेडी टाइगर उल्टा फोर्स देते हैं बना कि जी देते हैं इसने, जनाब, टाइगर फोर्स जाके कीमतें सर कम करवाती है। तो वो बताती है कि जी ये रेट लिस्ट उसने पूरी नहीं की। लेकिन इस केस में अगर आप गाड़ी वाले केस में जा रहे हैं, तो गाड़ी वाले केस में कोई पूछने वाला नहीं है उनको कि भाई आप प्राइस क्यों इंक्रीज करी जा रहे हैं, उसको क्यों इंक्रीज करी जा रहे हैं, उसको रोकें। या देयर शुड बी सम फॉर्मूला ना, कि अगर डॉलर हम्म। इंक्रीज हुआ है, तो अगर गाड़ी 100% पाकिस्तान में बन रही है या 100% नहीं बन रही, तो देर इज सर्टन परसेंटेज जो आप पास करेंगे ना। रुपी टू रुपी तो पास नहीं हो सकता कि आज डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो गाड़ी को भी आपने एग्जैक्ट उतने लिहाज से महंगा कर दिया। बट यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का रोल ये आएगा कि गवर्नमेंट अगर चाहती है आवाम के लिए गाड़ी सस्ती करना, तो दे विल हैव टू पुट अ प्राइस कंट्रोल। और अगर आप पानी की बोतल लेते हैं, उस पर लिखा होता है हलाल और उसके साथ इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं,
तो गाड़ी जब आप लेने जा रहे हैं तो आपको पता हो कि इसका कितना पोर्शन मेड इन पाकिस्तान है, कितना इंपोर्टेड है। आप गाड़ी बुक करा रहे हैं, आपको पता हो यार अच्छा इसका इतना मुझे रिस्क है, कल को डॉलर महंगा हो गया तो इसका इतना पोर्शन ऊपर चला जाएगा। अभी होता ही है कि एक नौकरी पेशा बंदा गाड़ी बुक कराता है 10 लाख रुपए की, जब वो डिलीवरी लेने जाता है तो वो गाड़ी 12 लाख रुपए की होती है, 20% बढ़ गया होता है, वो कहाँ से लेके आएगा पैसे? हाँ, ठीक ठीक। तो थैंक वो यू बड़ा सो मच इंपॉर्टेंट सुनील मन साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नाज़रीन, सुनील मन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने डिटेल से उनके तमाम तर जवाबात सुने और उनका ये कहना है कि मौजूदा ये जो गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो नए नए प्लांट्स लग रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं है। पॉलिसीज जो हैं वो दरअसल में पिछली हुकूमत के दौर में बनी थी, दोबारा फीते भी काटे गए हैं। और दूसरी बात यह है कि गाड़ी की अगर फाइनेंसिंग की बात की जाए तो जो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसमें कोविड का बहुत बड़ा हाथ है। कोविड के बाद जो है वो बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम किए गए, जब कम किए गए तो कार फाइनेंसिंग के रेट्स भी कम हो गए। लेकिन जाहिर बात है, चाहे पिछली हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, अगर इसका फायदा एक आम आदमी को पहुंचता है तो जिस मर्जी को क्रेडिट दें, आम आदमी के लिए कम से कम ये खुशखबरी है। अगली व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।